अमित शाह साहब ने सदन में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक पेश कर दिया। इस अमेंडमेंट बिल में जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी मंत्री, चाहे राज्य का मंत्री हो चाहे केंद्र का मंत्री हो, और चूंकि मंत्री की बात हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड हैं, अगर इनके ऊपर ये किसी भी आरोप में गिरफ्तार भी हो जाते हैं, और जब गिरफ्तार होते हैं तो उसमें जो इनको सजा का प्रावधान है वो 5 साल से ज्यादा का है, तो इनको तुरंत, मतलब 30 दिन के बाद 31वें दिन इनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। 2-3 चीजें हैं जिसपे लोग बात करेंगे, लेकिन जैसे ये एक जो सबसे बड़ी बात है, कल अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कह रहे हैं कि क्या किसी रूलिंग पार्टी का चीफ मिनिस्टर मतलब बीजेपी के रेफरेंस में बोल रहे हैं, क्या कभी कोई गिरफ्तार हुआ है। एक ये भी बात हो रही है कि आज आखिरी दिन इसको, मतलब कल लोकसभा का सत्र खत्म हो रहा है, मानसून सत्र, तो इस दिन लाने की इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी। मैं 2-3 तरह से इसको देख रहा हूं, और मैं मेरे साथ बहुत ही विद्वान लोग हैं, मैं जरा जिस तरह से मैं देख रहा हूं मैं जरा उस पर देख लूं। इसके 2 पक्ष हैं। इसको जब विपक्ष देख रहा है तो ये बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि इस बिल को लाने से, और चूंकि ये ज्वाइंट कमेटी में जाएगा, इस बिल को लाने से बिहार के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिहार के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिहार का इलेक्शन जैसे है वैसे है। उसमें एक काम जरूर किया है कि ज्ञानेश गुप्ता जी ने उसमें पानी डालने की जगह गलती से वो पेट्रोल वाला डिब्बा उठा लाए थे, और उनको लगा कि कभी कभी लोग भाग के आते हैं ना कि आग बुझाओ आग बुझाओ, तो पानी की जगह पेट्रोल वाला डिब्बा उन्होंने उठा के उसमें डाल दिया है, और वो आग लग चुकी है बिहार में। तो बिहार तो अब इनका मतलब एज ऑन डेट जैसी हालत है उसमें कहीं कुछ नहीं है। अगले वर्ष 5 विधानसभा के चुनाव हैं। आसाम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरला। पुदुचेरी बहुत छोटी स्टेट है इसलिए मतलब यूनियन टेरिटरी, उसकी क्या बात करें, लेकिन आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की बहुत दिनों से इच्छा है कि किसी भी तरह से यहां पे उसकी सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल, और मैं थोड़ा इस डिटेल में इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मैं पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, तमिलनाडु में लोकसभा की, तमिलनाडु में 39 सीटें, केरल में 20 सीटें, कुल 101 सीट में बीजेपी के पास केवल 13 सीटें हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 88 सीटें हैं। तो ये उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और उसमें कैसे आग लगाई जाए, कैसे पलीता लगाई जाए, एक तो काम अमित शाह के दिमाग में। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मुझसे ज्यादा इसको शायद राय साहब और कोलसे पाटिल साहब समझेंगे, इसलिए कि ये लोग वकालत से आ रहे हैं, नहीं, और मैं बता रहा हूं वकालत से आ रहे हैं, और क्रिमिनल का दिमाग कैसे चलता है ये शायद, ये जराइम जो पेशा और अपराधी होते हैं, ये मैं उसको बता रहा हूं क्या होने जा रहा है। मेरी बिल्कुल निश्चित मान्यता है, ये जो फील्डिंग सेट कर रहे हैं अमित शाह, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अमित शाह अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। अमित शाह ये जो जितने ये सब काम कर रहे हैं, उसकी मूल भावना ये है कि अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाया जाए। मैं ओम सैनी साहब, हम सब लोग भी उसी लेफ्ट वाले लोग हैं, तो हम लोगों की बड़ी भजियत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेता रहे हैं उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं, उसको क्या बोले। लेकिन मैं एक चीज आपसे जरा समझना चाह रहा हूं, ये कभी कभी मुझे लग रहा है कि अमित शाह हो या ज्ञानेश गुप्ता हो, ये सब जैसे कांग्रेस में बहुत से लोगों के लिए कहा जाता है कि ये बीजेपी की स्लीपर सेल है। क्या ये कांग्रेस के स्लीपर सेल है क्या? क्योंकि जो काम कर रहे हैं, विपक्ष के में एकता गड़बड़ हो रही थी, आम आदमी पार्टी कह रहे थे हम तो इंडिया गठबंधन का पार्टी, हम सब लोग साथ आ गए, साथ में बैठ गए। रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो आपसी समझ है और जो आपसी एकता वो और बढ़ रही है। तो इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। और ये जो बिल्कुल गैर कानूनी गैर वाजिब काम अमित शाह कर रहे हैं, ये धमकाने या डराने का है या सिर्फ ध्यान भटकाने की बात है? ओम सैनी साहब। देखिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है और
हाँ जी, उस जिस माहौल से पूरी केंद्र की सत्ता घबरा रही है, वैसे में ये जो 75 और 164 यानी राज्यों के लिए और केंद्र के लिए जो बदलाव का रास्ता इन्होंने अख्तियार किया है फौजदारी कानून में, वो वो मेरा ख्याल है कि इनकी डरने का एक संकेत है। भयंकर रूप से डरे हुए हैं और ये चाहते हैं कि किस तरीके से लोगों का ध्यान यहाँ से हटे, जो कुछ अभी हो रहा है। और बिहार इनके लिए बड़ा एक दावानल की तरह से हो रहा है कि पूरा जंगल जल रहा है, पूरी आग लगी हुई है। वो इनका अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो तो इन सारे हालातों के बावजूद वो सब कुछ हो रहा है। तो उससे वही एक जरिया है। मैंने देखा लोकसभा में जब ये बिल पेश किया जा रहा था तो लोग कागज फेंक रहे थे बना बना के अमित शाह के ऊपर। तो बोल रहे थे कि मैं तो एक नैतिक आदमी हूँ, मैंने त्याग पत्र दिया है, उसके बाद में चुनाव लड़ करके मैं वापस आया हूँ, मुझे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो मैं इसको देख करके हैरान था कि जैसे रेस्टोरेंट तक क्या बोला ना था कि उस वक्त से अगर इनको लागू किया जाए तो इनका क्या हाल होगा। जब यही कानून जो है बना रहे हैं, अगर वहां से 2002 के आसपास से लागू हो तो फिर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने जो व्याख्या की है वो तो सच है यार। फिर सारे समाजवादी एक स्वर से बोल रहे हैं। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। तो मीडिया तो बिल्कुल हम ईमानदार लोग हैं मीडिया के, हम निश्चित रूप से इसको आगे तक ले जाएंगे कि आप लोग क्या कह रहे हैं वही सत्य है, उसी के पीछे चलो तो ही देश का भला हो सकता है। और वैसा ही हालत हो रहा है, जो आप चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। ये जो आपने विकराल रूप दिखाया है इन कानूनों के बदलाव की वजह से जो होगा, लोग चैतन्य हो गए, उल्टी ज्यादा ताकत के साथ में वो जो बिहार वाला आंदोलन है वो जड़ पकड़ेगा। और जगह जगह अब उनके पास बोलने के लिए और बातें आ गई। मतलब राहुल गांधी जो सिर्फ उन्हीं तक सीमित थे, अब इसके साथ साथ में इनको लेके भी बोलेंगे क्या, कैसे नक्शे बनाए जा रहे हैं, कैसे ख्याल क्रिएट किए जा रहे हैं, इस देश के बारे में क्या कुछ होने जा रहा है। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। और वो मेरा ख्याल है कि मकसद था और वो हो गया। वो ये नहीं चाहते थे, केंद्र की सरकार तो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, जैसा दृश्य बन गया है अब। लेकिन बन गया तो अब तो लाभ मेरा ख्याल है कि पूरी बिहार वाले जो आंदोलन है तो उसी में ज्यादा रुचि लोगों की हो रही है, और उधर ही ज्यादा देखेंगे। और ये सिर्फ रह जाएगा। और आप लोगों ने तो बिल्कुल नंगे जुबान में सारी बातें कही है, इसमें कुछ कपड़े पहना है ही नहीं है, बिल्कुल बता दिया कि इनकी हकीकत क्या है, इनकी हकीकत क्या है, और ये क्या करते रहे और क्या इनकी तमन्ना है और कैसे ये पूरी नहीं होगी। जी जी जी। ओम सैनी साहब, आपसे अंतिम वो, ये जब अभी ज्ञानेश गुप्ता जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पहली बार ये गूंगी मीडिया के भी बोल निकल आए थे, क्योंकि उससे पहले मैंने नहीं सुना था। लेकिन उस दिन गूंगी मीडिया जो थी, सरकारी मीडिया, वो भी प्रश्न पूछ रही थी। तो मतलब क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये सरकारी मीडिया थोड़ा बहुत पूछना शुरू करेगी, लेकिन बाहर निकल के छापा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अंदर प्रश्न तो पूछा था, ये क्यों, ये चेंज कैसे हुआ? देखिए, मैंने वहां तो नहीं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो एक इस वक्त उत्तरी भारत का सबसे बड़ा अखबार है, उसमें तो निश्चित रूप से जो सवाल उन्होंने पूछे थे वो छापे हैं इधर, और इसको जगह मिली है ठीक तरीके से। शायद ये ज्यादा समझदार हैं कि इनको अपने बाजार को बनाए रखने के लिए, अपनी सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए उन लोगों ने इसको यहाँ पर तरजीह देना प्रारंभ कर दिया। और वही संकेत है, उससे ही पता लग रहा है। जैसे आपको बिहार के अखबारों से पता लग रहा है, मुझे हमारे अखबारों में जो चेंज आने लगा है पिछले 5-6 दिन के अंदर, उससे पता लग रहा है कि ये आग किस तरीके से बढ़ रही है और कितनी प्रभावी हो रही है। वो जो बहुत ही टोटली डिवोटेड था गोदी मीडिया का यहाँ पर जो खास रिप्रेजेंटेटिव है, उसको भी ये सब कुछ छापना पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा ही छापे, लेकिन छापना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये चीजें बहुत तेजी के साथ में फैल रही हैं। और एक बात और जो अभी राय साहब ने कही, क्या जज साहब ने कही थी या पता नहीं, वो कहा था कि वो जो इमरजेंसी थी जिसकी चर्चा की जाती है उसको तो हमने भुगता है, लेकिन वो इमरजेंसी में ऐसे गला नहीं बंद हुआ था। वहां पर कोर्ट खुले हुए थे, लोग सुन रहे थे और उनका रेस्पॉन्स भी दिया। ये इमरजेंसी तो बड़े अलग किस्म की है, जिसमें कुछ भी बोलने पर एक आदमी 5 साल से कैद के अंदर बैठा हुआ उमर खालिद, मुझे दिल्ली में जब भी उधर का रुख करता हूँ तो मुझे नजर आता है कि देखिए उमर खालिद का क्या हो रहा है, आज तक उसे जमानत नहीं मिली। तो लोग लोग मेरा ख्याल है कि पूरी तरीके से अब प्रस्तुत है। और आप लोगों की चर्चा से तो और भी स्पष्ट हो रहा है कि मैं ही नहीं सोच रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान इस तरीके से सोचने लगा है। और ये जो सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं, उनकी मुफ्ताओं पर तो लोग आजकल
चर्चा करते हैं, सब बहुत खुल करके चर्चा करते हैं। मैंने कॉफी हाउस में देखा कि लोग उसकी चर्चा करने लगे। मैं वाह, ये एक चेतना का संकेत है कि लोग अब खामोश नहीं रहेंगे, अब बोलने लगे। अब डरने का जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि मैं डरता नहीं हूं आपसे, आपको डरना नहीं चाहिए। लोग भी कहने लगे हम डरते नहीं है आपसे। इस तरह की जुबान अब लोगों की आने लगी है और वो अच्छे संकेत है। वो समझा जाना चाहिए कि देश का भविष्य मेरा ख्याल है कि सुरक्षित है, फिर से एक सही रास्ते पे आने की संभावना है। जी जी